हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये थ्योरी पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाया गया है टॉपिक्स का इस पेपर में नए सिलेबस में। और साइटोलॉजी और जेनेटिक्स जो है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में भी, और हायर स्टडीज़ में जब आप जाएंगे पीजी करेंगे जो भी स्टूडेंट, तो उनको वहाँ पर भी ये बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो अगर आपका बेस यहाँ बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपको आगे बहुत आसानी होने वाली है पीजी क्लासेस में। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नया सिलेबस आया है उसके हर पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से आप तक पहुंचाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक दोबारा समझना है जो हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, या कोई वीडियो छूट गया है किसी टॉपिक पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपके लिए हम वीडियो बनाएं। और जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में वादा किया है कि अब लगभग हर रोज़ हम बीएससी पार्ट 1 के किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा ये पहला वीडियो है और आज हम जो यूनिट फर्स्ट है इस पेपर की, साइटोलॉजी की यूनिट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है जिसमें सेल की स्टडी की जाती है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब कोशिका क्या है? सारे जीवधारी की अगर आप संरचना देखें, कोई भी अमीबा से लेकर बैक्टीरिया से लेकर मनुष्यों तक, कोई ऐसा जीवधारी नहीं है आज तक दुनिया में, ऐसा कोई जीवधारी नहीं हुआ जो बिना कोशिका वाला हो। एटलीस्ट एक सेल, सिंगल सेल हर जीवधारी के शरीर में होती है। तो कोई भी जीवधारी या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर। हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। अमीबा भी एक जीवधारी है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, उसके शरीर में केवल एक कोशिका है, लेकिन वो सारे वो काम करता है जो हमारे शरीर में होते हैं। वो श्वसन भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है, वो उत्सर्जन भी करता है, एक्सक्रीशन, और रिप्रोडक्शन भी करता है, जनन। तो कोशिका चाहे एक हो या कई हजार, कई लाख या कई करोड़ हो, वो हर कोशिका एक पूरे वो सारे काम कर सकती है जो किसी भी जीवधारी के जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, आपको जब भी पहले पढ़ाया गया तब भी कहा गया, कोशिकाएं हमारे जीवन की इकाई हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और किसी जीवधारी का जीवन कोशिका के बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो कोशिकाएं जो हैं, अगर परिभाषा हम देखें उनकी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। तो जो एक आइडियल एक डेफिनेशन है कोशिका की, तो सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी एंड इट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम विच रिमेन सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो जो हिंदी में परिभाषा हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है, कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं, और ये ऐसी इकाइयां हैं जो एक भित्ति द्वारा घिरी हैं, जिसे हम प्लाज्मा भित्ति कहते हैं, और उनमें स्वयं को विभाजित करने की क्षमता है। अंग्रेजी में कहेंगे वो केपेबल हैं अपने आप को डुप्लीकेट करने में या अपने आप को रेप्लिकेट करने में, यानी कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है या उनमें स्वविभाजन की क्षमता है। तो कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। पहले इस बात को समझते हैं ये किस तरह से है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब, कोशिका जो भी है, सेल किसी भी शरीर में होगी, एक कोश की हो, बहुकोश की हो, उसके शरीर में वो सारे काम करती है। लेकिन जब थोड़ा विकसित किसी समूह को आप देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस ग्रुप अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का देख रहे हैं, तो उसमें कोशिकाएं एक छोटे छोटे समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये समूह कहलाते हैं टिश्यूज, ऊतक। आपको परिभाषा बताई गई, एक समान अथवा भिन्न कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशेष कार्य करता है उसको ऊतक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। तो ऊतक जो है वो कोशिकाओं के समूह हैं। आपने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा है,
वो अपने अंदर बहुत सारी कोशिकाएं रखते हैं, उसके मेंबर, जिनको आमतौर पर आप स्पंज कहते हैं, लेकिन उनमें ऊतक नहीं होते हैं। कोशिकाएं अलग अलग कामों के लिए होती हैं उसमें, भोजन प्राप्ति के लिए, रंग प्रदान करने के लिए, उनके इस जो स्पाइक्यूल्स हैं, कंटिकाएं, उनको बनाने के लिए, लेकिन वो आपस में इकट्ठा होकर समूह नहीं बनाती हैं, ऊतक नहीं बनाती हैं। तो इसीलिए उसमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। लेकिन जो थोड़े विकसित जीवधारी हैं उसमें आपको कोशिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित मिलेंगी और वो समूह टिश्यू कहलाते हैं। थोड़े और विकसित जीवधारी जब आप देखेंगे तो उसमें ये टिश्यू जो है ये ऑर्गेनाइज होकर अंग बनाएंगे, ऑर्गन्स। तो जब ऊतक व्यवस्थित होते हैं और वो व्यवस्थित होकर एक निश्चित संरचना बनाते हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको ऑर्गन कहते हैं या अंग कहते हैं। और ये अंग अलग अलग कामों को करने के लिए कैपेबल हैं, अलग अलग कामों को करने के लिए अनुकूलित होते हैं। हमारी इसोफेगस, हमारा फेरिंग्स, हमारा स्टमक, ये भोजन को एक से दूसरी जगह पहुंचाने, यानी कि माउथ कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने, उसके पाचन में सहायता करता है, उसके लिए ये अंग बने हुए हैं। हमारे लंग्स, फेफड़े, ये गैसों के आदान प्रदान, शरीर और वातावरण के बीच में गैसों के आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ें, ऑक्सीजन को अंदर लें, उसके लिए बने हुए हैं। तो हर ऑर्गन जो है शरीर में, हर अंग जो है वो एक विशेष कार्य के लिए बना है। और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, तंत्र। और जब तंत्र इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद बनता है एक जीवित शरीर, एक लिविंग बॉडी। तो ऑर्गन्स के इकट्ठा होने से और एक निश्चित कार्य करने के लिए अगर वो इकट्ठा हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी इकट्ठा होने से एक सिस्टम बनेगा। जैसे हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उसमें हार्ट है, उसमें वेन्स हैं, उसमें आर्टरीज हैं, उसमें ब्लड सेल्स हैं, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद जो पोषक पदार्थ मिलते हैं, फूड के डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिटिव मटेरियल मिलते हैं, उनका शरीर में ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं के द्वारा, ब्लड के द्वारा होता है। तो वो जो सारा काम है वो ब्लड सिस्टम कर रहा है और वो बहुत सारे अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। तो अंग मिलकर सिस्टम या तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अलग अलग अंगों के बने। और वो अंग ऊतकों के बने और वो ऊतक विशेष कोशिकाओं के बने। तो कोशिकाएं इकट्ठा होकर ऊतक, ऊतक इकट्ठा होकर अंग, अंग इकट्ठा होकर तंत्र और तंत्र इकट्ठा होकर शरीर बनाते हैं। तो किसी भी जीवधारी का अगर बहुकोशिकीय शरीर है तो बहुत संभावना है कि उसकी कोशिकाएं ऊतक या अंग या तंत्र के रूप में आपको एकत्रित मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो कम से कम कोशिकाएं जो हैं वो बहुत सारी संख्या में इकट्ठा होकर अलग अलग काम कर रही होंगी। तो कोशिका के बिना कोई शरीर नहीं बन सकता। तो कोशिकाएं संरचनात्मक इकाई हैं। एक जो आपको यहाँ बात बताई गई, ये बात कंफर्म हो गई कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल सबसे छोटी संरचना है जो किसी जीवधारी का शरीर बनाएगी। अब दूसरी बात, क्रियात्मक इकाई, ये कैसे हैं? फंक्शनल यूनिट। क्रियात्मक इकाई इसलिए हैं, इनसे छोटी कोई संरचना जीव जगत में नहीं है जो वो सारे काम करती हो जो हमारे जीवित शरीर में होते हैं। एक कोशिका अकेली श्वसन भी कर सकती है, पाचन भी कर सकती है, उत्सर्जन भी कर सकती है, ये हमारे शरीर में भी सारे काम होते हैं। तो ये कोशिका जो है सर्वाधिक सूक्ष्म संरचना है, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, जैविक क्रियाओं को कर सकती है। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज का इतिहास बहुत लंबा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको जानना चाहिए कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किस तरह से हुई, किन लोगों ने की। तो आपने पहले जो नाम पढ़ा है, ये आपके लिए बहुत पुराना नाम है, बहुत बार आपने पढ़ा है, रॉबर्ट हुक साहब का नाम। उन्होंने बहुत सारी अपनी रिसर्च की, अलग अलग तरह की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया वो कोशिका की खोज की। जिस ज़माने में उन्होंने खोज की 1665, उस समय
ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, यानी इन्वेंट हुआ था, ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना था, और उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारी विधियां जो अध्ययन की हैं जीवधारियों के, वो विकसित नहीं थी। तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई वैज्ञानिक अपनी तरफ से कोशिश करके बहुत सारी नई चीज़ें अगर खोजता था। तो रॉबर्ट हुक साहब के समय में माइक्रोस्कोप तो थे, वो लोगों के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थे, अपने आप बनाए हुए। तो रॉबर्ट हुक साहब ने उन जो एग्जिस्टिंग माइक्रोस्कोप थे जो उस समय थे, उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया। और आप अगर फोटोग्राफ में देख सकें, ये माइक्रोस्कोप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली रॉबर्ट हुक साहब का अपने आप बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है। और इसमें जो कुछ आपको दिख रहा है, ये 3 लेंस सिस्टम वाला माइक्रोस्कोप है। 3 लेंस हैं इसमें, और बहुत बेहतर ढंग से इसमें लाइट का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर ऑयल लैम्प के द्वारा ये लाइट का इंतज़ाम है। यहाँ पर जो है उसको रखते थे मटेरियल को जिसको देखना होता था, काफ़ी बड़ा करके देखा जा सकता था। उन्होंने एक पेड़ की छाल, एक तने की छाल जिसको हम कॉर्क कहते हैं, उसका एक सेक्शन काट के उसको अपने इसी माइक्रोस्कोप में, ये जो यहाँ पर स्पेसिमेन होल्डर आप देख रहे हैं, इस जगह पर रखा और अपने इस 3 लेंस वाले माइक्रोस्कोप से देखा। उनको जो दिखाई दिया, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, वो जो उनको दिखाई दिया था वो एक्चुअली जो आपको ऊपर ये सर्किल में डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो उस तरह की संरचना उनको दिखी। एक्चुअली जो कॉर्क सेल्स जो उन्होंने देखी थी, वो कॉर्क सेल्स जो हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं जो हैं वो मृत होने की वजह से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, और इस तरह की हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। तो उनको जो कॉर्क का सेक्शन काटने के बाद जो दिखाई दी कोशिकाएं, वो इस आकृति की थी, खोखली थी अंदर से, उनके अंदर कोई कोशिका द्रव्य, कोई केंद्रक, कोई कोशिकांग, यानी कि कोई साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल कुछ नहीं थे, क्योंकि वो मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल थी। कॉर्क एक डेड टिश्यू है, तो उनको ये नहीं पता था कि ये डेड टिश्यू है। उन्होंने जो स्लाइड बनाई, स्लाइस काट कर कॉर्क का, और उसको देखा तो उनको इस तरह की उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। उन्होंने जो इनको देखा तो उनको एक दूसरी संरचना याद आई। उस समय जो ईसाई धर्मगुरु होते थे, जो ईसाई धर्म के साधु लोग होते थे, वो एक ख़ास तरह के चर्च के साथ मिली हुई कॉलोनीज़ में रहते थे, और वहाँ पर जो छतों की आकृति होती थी वो बिल्कुल इस तरह की होती थी जैसे इसमें ये ढालदार आकृति दिख रही है। और उनकी मातृभाषा थी लैटिन, और लैटिन भाषा में एक शब्द था सेला, और उस शब्द का मतलब था रूम, स्मॉल रूम, छोटा कक्ष। तो इनको भी संरचनाओं को देखकर रॉबर्ट हुक साहब को जो है वो ये लगा कि हर जीवधारी के शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे कक्षों के रूप में होती हैं, छोटे छोटे रूम्स के रूप में होती हैं। तो उसी शब्द को उन्होंने परिवर्तित करके सेल शब्द जो था वो बनाया, जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बातें याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल एंड रॉबर्ट हुक प्रपोज्ड या कॉइन्ड द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की, और जो सेल शब्द है वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया। तो ये दोनों बातें एक अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं, आप इसको याद रखिएगा। और 1665 में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, उन्होंने बहुत दिन तक काफ़ी और चीज़ों पर भी काम किया, कई सारे इंसेक्ट्स के सेक्शन काट के उनको भी ऑब्जर्व किया, पत्तियों के सेक्शन काटे, उनको ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप में कोशिका की संरचना को कंफर्म करने के लिए। और ये सारी चीज़ें कहा जाता है उन्होंने 60 ऑब्जर्वेशन किए थे अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उन सबको उन्होंने एक निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में लिखा, और उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी, नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया, इसी ईयर में 1665 में ही। तो ये जो माइक्रोग्राफिया नाम की किताब थी, इसमें रॉबर्ट हुक ने वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे थे जो उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, अभी जिसका आपने फोटोग्राफ देखा, उसकी सहायता से उन्होंने पत्तियों पर, कीटों पर और कॉर्क के ऊपर जो सेक्शन काट के उसके अध्ययन करने के बाद जो कुछ उनको दिखाई दिया वो उसमें लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज से संबंधित सारा वर्णन अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया है। उनके काफ़ी बाद में एक और महान वैज्ञानिक थे
एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, और 1674 के आसपास बहुत सारी खोज उन्होंने भी की, और उन्होंने भी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से बहुत सारी खोजें की। उनका अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा किया, अपने दांतों पर जमा हुआ मैल उसको छुड़ाकर उसकी स्लाइड बनाकर उन्होंने देखी। तो उन्होंने बहुत सारी खोजें की। वो पहले व्यक्ति थे जिसने शुक्राणुओं को देखा, स्पर्मेटोजोआ को। तो शुक्राणुओं की खोज का श्रेय A.V. ल्यूवेनहुक को है। उसके बाद उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी एल्गी को और बहुत सारे प्रोटोजोअन्स को देखा। वर्टिसेला उसमें से एक है जिसकी खोज ल्यूवेनहुक ने की। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट खोज की वो उन्होंने अपने जो प्लॉक कहते हैं जिसको दांतों पर जमे हुए मैल, उसकी स्लाइड बनाकर जब देखा और बारिश के पानी को भी इकट्ठा करके देखा तो उसमें उनको इस तरह की गति करती हुई संरचनाएं दिखाई दी। ये छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं थी और वो बहुत तेजी से गति कर रही थी। ल्यूवेनहुक साहब को लगा कि ये बहुत छोटे आकार के कोई जंतु हैं और उन्होंने इनको कहा एनिमलक्यूल। एक्चुअली वो बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे। उन्होंने जो खोज की थी वो बैक्टीरिया की थी, ये बैक्टीरिया थे। लेकिन इसके साथ में एक और काम ये हुआ कि ल्यूवेनहुक साहब जो थे वो पहले वैज्ञानिक बन गए दुनिया में जिसने अपने आप एक जीवित कोशिका को देखा। अब आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी कोशिकाएं, वो पहली बार किसी ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी, जीवित कोशिकाएं नहीं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज जो है वो ल्यूवेनहुक ने की। तो ये दो अलग अलग आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की तो आंसर ये है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की या जीवित कोशिका सर्वप्रथम किसने देखी तो आंसर ल्यूवेनहुक है। तो दोनों में कंफ्यूज ना रहिएगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य जो थे कोशिकाओं के बारे में खोजे गए, पता किए गए। उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विरकोव। विरकोव साहब ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अपने तथ्यों के साथ में, उन्होंने एक सेंटेंस ओमनिस सेलुला ई सेलुला, थोड़ा सा बोर्ड पर डिस्टरबेंस है, आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप सुन लीजिए। ओमनिस सेलुला, OMNIS, ओमनिस सेलुला, CELLULA, सेलुला ई सेलुला, CELLULA, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन भाषा का एक सेंटेंस है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स पहले से मौजूद। तो विरकोव साहब जो थे उन्होंने कहा कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है, जो कोशिकाएं बनती हैं, जो नई सेल्स बनती हैं, वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं। एक्चुअली वो सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय तक सेल डिवीजन की खोज नहीं हुई थी। तो आपके लिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और नाम याद रखिएगा विरकोव का। इसके बाद पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि हर कोशिका के अंदर एक जीवित पदार्थ होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में उसके लिए शब्द जीव द्रव्य है। और बाकी कई और लोगों ने कई सारे तथ्य खोजे और उनके तथ्यों के आधार पर दो वैज्ञानिक थे, श्लाइडेन एंड श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए सेल हिस्ट्री में से। तो आगे के जो आपके लिए दूसरा हिस्सा इसके आगे जो है पढ़ने के लिए वो सेल थ्योरी के बारे में है और उस पर आपके लिए नोट भी लिखने के लिए आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की खोज की इतिहास के बारे में जो आपने अभी सुना, उसके बाद काफ़ी सारे नए तथ्य भी, कई सारे नए फैक्ट्स भी सेल के बारे में पता चले। तो दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जो भी जानकारी थी उसको इकट्ठा करके एक थ्योरी, एक सिद्धांत देने की कोशिश की। वो दो वैज्ञानिक थे M.J. श्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये जान लीजिए कि जो श्लाइडेन साहब थे वो एक प्लांट साइंटिस्ट थे, यानी कि बॉटनिस्ट थे, और श्वान साहब जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो श्लाइडेन ने प्लांट टिश्यूज़ और
श्वान ने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अपने विचार रखे, यानी कि श्लाइडन ने कहा कि पौधों के सारे भाग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वो कोशिकाएं पौधों में प्लांट टिश्यूज़ के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। उसी तरह से श्वान साहब ने कहा कि जो एनिमल हैं उनके शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वो कोशिकाएं एनिमल टिश्यूज़ के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिकों ने जो विचार व्यक्त किए, कहा तो ये भी जाता है कि इनके साथ कुछ और लोगों ने भी कई सारे फैक्ट्स दिए थे, उनको इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। जैसे रुडोल्फ विरकोव साहब का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में, लेकिन उनको पूरी तरह से कोई क्रेडिट नहीं मिला है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो जानते हैं कोशिका सिद्धांत को, वो श्लाइडन और श्वान के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो आंसर है श्लाइडन और श्वान के द्वारा। तो जो कोशिका सिद्धांत था शुरुआत में उसमें केवल 2 बिंदु थे। एक बिंदु था लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। पहला उसमें जो सिद्धांत कहा गया था, हर जीवधारी का शरीर जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है और जीवित कोशिकाएं उनकी संरचना की इकाई हैं। ये पहली बात बताई गई। दूसरा जो सिद्धांत उसमें शामिल किया गया सेल थ्योरी में, सेल मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिकाएं जीवन की सर्वाधिक सूक्ष्म इकाई हैं या जीवन की एक इकाई हैं। तो ये 2 सिद्धांत थे पहले। तीसरा सिद्धांत जो जोड़ा गया, आप अभी पहले देख चुके हैं, रुडोल्फ विरकोव साहब ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उनके बारे में भी कहा जाता है जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो सेल विभाजन या कोशिका विभाजन के बारे में था, सेल डिवीजन के बारे में। वो सिद्धांत उनसे 1 साल पहले एक दूसरे वैज्ञानिक दे चुके थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं के सिद्धांत को अपने नाम से प्रस्तुत किया और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। लेकिन ये पुरानी इतिहास की बात है। अभी हम यही जानते हैं कि विरकोव साहब ने पहली बार बताया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद या पहले से पाई जाने वाली कोशिकाओं से विकसित होती हैं। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तीसरा उसमें सिद्धांत जोड़ा गया। तो जो क्लासिकल सेल थ्योरी है, जो पारंपरिक जो कोशिका सिद्धांत है, उसमें 3 बिंदु हैं। सारे जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, कोशिकाएं जीवन की इकाई हैं और कोशिकाएं पूर्व में स्थित पहले से मौजूद कोशिकाओं से विकसित होती हैं या उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे इसके बारे में ऑब्जेक्शंस थे। मॉडर्न साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए, कई सारे उदाहरण दिए और उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसको सेल प्रिंसिपल कहा गया है, सेल थ्योरी नहीं कहते या मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। तो जो सेल प्रिंसिपल है या जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें ये पॉइंट तो शामिल हैं ही, उसके अलावा कुछ और पॉइंट भी शामिल किए गए। उसमें जो और पॉइंट शामिल किए गए उसमें एक पॉइंट है एनर्जी फ्लो विद इन सेल। उसमें कहा गया हर कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होता है। दूसरी उसमें बात जोड़ी गई हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन टू अनदर सेल थ्रू डीएनए। दूसरी बात कही गई एक से दूसरी कोशिका में जो आनुवांशिक लक्षण हैं उनके लिए जो सूचनाएं हैं, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक से दूसरी सेल में डीएनए के थ्रू जाती है। तो ये कुछ बिंदु जोड़े गए हैं और उसके बाद जो कोशिका सिद्धांत तैयार हुआ है उसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कोशिका की खोज किसने की, किसको क्रेडिट जाता है, कोशिकाएं क्या हैं और कोशिका सिद्धांत क्या है। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या अंतर है। उसमें हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर और उसके बाद अगले लेक्चर में हम यूकैरियोटिक एनिमल सेल की संरचना को विस्तार से समझेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद उसके कोशिकांगों के बारे में। तो अगले कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं तो बीएससी पार्ट 1 के किसी स्टूडेंट को जानते हैं उससे लिंक शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को। ख़ासतौर से बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट अब रोज़ एक वीडियो पाएंगे अपने किसी न किसी टॉपिक पर नए सिलेबस में। अभी हम सेमेस्टर 1 के सिलेबस को कवर करना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सेमेस्टर 2 जो है उसके भी जूलॉजी बॉटनी के हम अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।